हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी शक भाग 7। अभी तक हमने पढ़ा कि एक तरफ मीनू अपनी चाल पे चाल चलने पे लगी हुई थी, कभी स्लीपिंग पिल्स तो कभी आत्महत्या। दूसरी तरफ गायत्री जी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो उस दिन की सारी सच्चाई केतन को बता देती है, जिसको सुनने के बाद केतन सदमे में आ जाता है और बुरी तरह रोने लगता है। अब आगे। मीनू ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये जो कुछ भी हुआ माँ, इसमें मेरी ही गलती थी। मैं रागिनी को बहुत अच्छे से समझता था। मीनू के कहे में आकर भोली भाली रागिनी पर शक कर बैठा। मैंने ही मीनू को बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी। तभी उसकी हिम्मत बढ़ी कि वो मुझसे ही मेरी रागिनी की बुराई कर सके। सही कहती है मीनू, मेरा घर मेरे कारण टूटा, मैं ही जिम्मेदार हूँ। बस कर, शांत हो जा बेटा। अब जो हो गया उसे कैसे ठीक करें ये सोचो। मुझे मेरी बहू और पोता दोनों चाहिए। हम वहाँ जाएंगे। उन लोगों से मुझे भी माफ़ी मांगनी पड़ी तो मैं मांग लूँगी, पर मैं अब रागिनी के बगैर नहीं रह सकती। क्या मुँह लेकर वहाँ जाऊँगा माँ? वो लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं रागिनी का सामना नहीं कर सकता। तो मुझे ले चल, मैं बात करूँगी। कोशिश तो करनी पड़ेगी, फिर ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी। अभी 2-3 दिन ऑफिस में बहुत काम है। काम खत्म होते ही मैं आपको वहाँ जरूर ले चलूँगा। जैसी तेरी मर्जी बेटा। 2 दिन बाद तो तेरा जन्मदिन भी आ रहा है। गायत्री जी उठकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। केतन सोच में डूबा हुआ था। कैसे वो और रागिनी बच्चों को लेकर आपस में लड़ जाते थे। केतन, जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनका क्या नाम रखेंगे? रागिनी, आज तुम ये कैसी बातें लेकर बैठ गई? बोलो ना केतन। अच्छा, जरा सोचने तो दो। हाँ, मैं अपनी बेटी का नाम शिखा रखूंगा। और बेटे का? उसके लिए कोई नाम नहीं सोचा। देखो रागिनी, जब बच्चे होंगे तो नाम भी रख लेंगे। बेटी होगी तो मुझे तुम्हारे साथ साथ उसका भी प्यार मिलेगा। बेटियां पापा की जान होती हैं। बेटा तो माँ का लाडला होता है। तब तुम मुझसे ज्यादा उससे प्यार करोगी। ओह, ये बात। आप अभी से मेरे बेटे से जलने लगे। देखो, चिढ़ गई। मैं सच ही तो कह रहा था। केतन बेटा, चल नाश्ता कर ले। मौसी जी की बात सुनकर केतन चौंक गया। रागिनी, कितने दूर हो गए हैं हम। जब बच्चे नहीं थे तब तुम उनके नाम के लिए इतना सोचती थी, बच्चों की तरह रूठ जाती थी। आज जब हमारा बेटा इस दुनिया में आ चुका है तो हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि मैं उसका नाम रखना तो दूर, उसका चेहरा भी ना देख सका। ये मैं क्या कर बैठा? मीनू, मेरा घर तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। मीनू एक बड़े रिजॉर्ट में केतन की बर्थडे पार्टी रखती है। उसने वहाँ अपने सभी कॉलेज फ्रेंड और अपने पापा को भी बुलाया था। केतन, तुम मुझसे कितना भी दूर भागते रहो, पर इस पार्टी में तुम्हें मुझसे सगाई करनी पड़ेगी। मैंने पापा को इसीलिए बुलाया है, वो हमारी झट से शादी कर देंगे। फिर देखती हूँ तुम्हारी अकड़। केतन भी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए निकल जाता है। मीनू, ये तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी की अंतिम पार्टी होगी। आज तुम्हें पता चलेगा किसी की जिंदगी तबाह करने की सजा क्या है। केतन बर्थडे पार्टी में मीनू को खूब खरी खोटी सुनाता है। तुम्हारे झूठ पे फंसकर, तुम्हारी बात सच मानकर रागिनी के साथ मैंने बहुत गलत किया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या कह रहे हो केतन? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अरे आंटी कुछ भी कह रही हैं। तुम उनकी किसी बात का भरोसा मत करो। वो सिर्फ रागिनी के बेटे को अपना पोता समझ बैठी हैं और कोई बात नहीं है। उन्हें सिर्फ पोते का लालच है, इसीलिए उन्होंने रागिनी को लेकर चाल चलनी शुरू कर दी। रागिनी तुम्हारे लायक नहीं थी केतन, ये आंटी की चाल है। माँ के लिए कुछ मत बोलो मीनू। कमाल है यार, कोई माँ को लेकर इतना अंधा कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ अपने मतलब के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती है? मीनू! तड़ाक! मीनू के गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। मैं माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से, फिर कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप कुछ नहीं बोलेंगे पापा? इस 2 कौड़ी के इंसान ने आपकी बेटी पर हाथ उठाया। विजय, विशाल, निया, तान्या, तुम सब भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो। हम क्या बोले मीनू? तू आज हम सबकी नज़रों से गिर चुकी है।
हंसी मजाक एक अलग बात है, पर किसी की जिंदगी तबाह करने में हम तेरे साथ नहीं हैं। सॉरी केतन, पिछली पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वो हमने इसके कहने पर मजाक किया था। आज जब हमें ये पता चला तेरा घर टूटने का कारण ये मीनू है, तो इसके इस काम में हम भी खुद को कहीं ना कहीं दोषी समझ रहे हैं। हमें माफ कर देना केतन। केतन के कॉलेज के सभी दोस्त वहाँ से चले गए। मीनू के पापा भी अपनी बेटी की करतूतों के लिए केतन से माफी मांगने लगे। मीनू, अब अपना सामान समेटो और मुंबई चलने की तैयारी करो। ये मेरे ही गलत लाड प्यार का नतीजा है जो आज तुम इस कदर गिर चुकी हो। एक बिन माँ की बच्ची को मैंने दुनिया की हर खुशी दी सिवाय संस्कारों के। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगा, समझी? मैं मुंबई नहीं जाऊँगी पापा, आप जो चाहे कर लो। हाँ, वही तो करने जा रहा हूँ। अब यहाँ का कारोबार तुम्हारे चाचा संभालेंगे। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, पर तुम्हें घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये बात गांठ बांध लेना। मीनू समझ गई थी अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। केतन को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। उधर रागिनी अस्पताल से घर आ गई थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। केतन रागिनी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रागिनी के चाचा भी ऑस्ट्रेलिया से आ जाते हैं। सुबह सुबह डोरबेल की आवाज़ से रागिनी आकर दरवाज़ा खोलती है। अरे चाचू, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। झूठ बोला था मैंने, नितिन मुस्कुराते हुए बोला। मैं तो अपनी नाती से मिलने के लिए इतना बेताब था, मैंने अपनी छुट्टियों की डेट बदलवा ली। कहाँ है छोटू? चाचू अंदर झूले में है, जाग रहा है। तभी माँ की आवाज़ आती है। रागिनी बेटा, इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? माँ, आप आकर देख लो, कोई आपसे और पापा से मिलने आया है। चाचू, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप तब तक पापा और माँ को सरप्राइज़ दीजिए। रागिनी मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। नितिन पीठ करके खड़ा हो जाता है। जी कहिए, क्या काम है? इतनी सुबह सुबह आने की वजह? नरेश जी ने पूछा। जी आपसे मिलना चाहता था, नितिन ने पलटते हुए कहा। नितिन? जी भैया मैं। नितिन भाई भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। पर तुम्हें तो 10 दिन बाद आना था, इतनी जल्दी क्यों? भैया, वो नैना के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा अभी चलते हैं। नैना भी अपने पापा से मिल लेंगी, रागिनी को भी ट्रैवलिंग के समय बच्चे को साथ ले जाने में आसानी होगी। वाह, चाची भी आई हैं। रागिनी चाय लेकर आती है। हाँ, परसों यहाँ आ जाएगी, फिर हम रागिनी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। पर अभी जाना बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा नितिन? बच्चा बहुत छोटा है अभी। नीलम जी चिंता करने लगी। भाभी, आप खामखा चिंता कर रही हो, बच्चों की डॉक्टर साथ में जा रही है, फिर कैसी चिंता? हाँ नीलम जी, नितिन सही तो कह रहा है। नैना के होते हुए हमें कैसी चिंता, सब अच्छा होगा। रागिनी बेटा, क्या क्या सामान चाहिए लिस्ट तैयार कर लो, हम तुम्हारे जाने की तैयारियां करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, मेरे होते हुए रागिनी को कभी कोई कमी नहीं होगी। आप तो जानते ही हो नैना रागिनी से कितना प्यार करती है। जानते हैं नितिन, इसीलिए तो रागिनी को तुम्हारे साथ भेजने को तैयार हैं। नैना ने हमेशा एक बेटी की तरह रागिनी से प्यार किया। भगवान भी अच्छे लोगों को दुख देता है। इतने ममता भरे हृदय वाली नैना ममता के सुख से वंचित रह गई। छोड़ो भैया, मैंने तो इस विषय में सोचना ही बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता मेरे कारण कभी नैना को अपनी कमी का एहसास हो। केतन अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसमें और 3-4 दिन निकल गए, और कितने दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपने पोते और रागिनी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। तुझे समय नहीं तो मैं छोटी को लेकर चली जाऊँ? नहीं माँ, बस 2 दिन और, फिर हम चलेंगे और मौसी जी को भी साथ ले चलेंगे। जैसी तेरी मर्जी, तू कभी मेरी बात नहीं सुनता, हमेशा ही अपने मन की करता है, इसीलिए तो दुखी रहता है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है बाबा, कल सुबह चलते हैं। आप खुश? आप भी ना मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती हो। सुबह केतन माँ और मौसी जी को लेकर गाजियाबाद पहुँच गया। नरेश जी और नीलम जी इन लोगों को देखकर चौंक जाते हैं। आप लोग यहाँ? यूं अचानक आने का क्या मतलब है? नरेश जी थोड़ा रूखी आवाज में बोले। नरेश जी, हमें मालूम है आप हमसे बहुत नाराज हैं,
मैं भी क्या करती, मेरी लाचारी के कारण सब कुछ आपस में ऐसे उलझा सुलझाने का मौका ही नहीं मिला। मुझे रागिनी से मिलकर माफ़ी मांगनी है। अगर मैं बोलने में असमर्थ नहीं होती तो आज मेरी बहू और पोता मेरे पास मेरे घर में होता। ओ समझा, आप लोग रागिनी से नहीं, उसके बच्चे के लिए यहाँ आए हो। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हो। मैं रागिनी से माफ़ी मांगने आया हूँ। पापा नहीं, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये बिना मतलब के रिश्तों में हमें मत बांधिए। नीलम बहन, आप तो समझिए इस बात को। जो हुआ भूल कर आगे बढ़ने में भलाई है। आपने सही कहा गायत्री बहन, आगे तो बढ़ना है, पर उस सफ़र में हमें आपके परिवार का साथ नहीं चाहिए। नरेश जी बोले, और किस पोते की बात करने आए हैं आप लोग? मेरी इन आंखों के सामने आपके बेटे ने मेरी बेटी के दामन पर अपनी गंदी सोच का कीचड़ उड़ेला था। ये बात ना तो मैं कभी भूलूंगा, ना ही किसी को भूलने दूंगा। रही बात मिलने की, तो रागिनी आप लोगों की पहुंच से दूर जा चुकी है। चलो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लोग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। गायत्री जी केतन से लिपट कर रोने लगी तो नीलम जी की आंखें भी भर आई। माफ़ कर दे, वो भी तुम्हें केतन? तुमने माफ़ी के लायक कोई काम नहीं किया है। तुमने तो गुनाह किया है और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती। आप सच कह रहे हैं नरेश जी, गायत्री जी बोली। केतन ने गलती नहीं, गुनाह किया है। पर एक बार मुझे मेरे पोते से मिल लेने दो। मैंने कहा ना आप लोगों से, रागिनी यहाँ से जा चुकी है। कहाँ गई है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा अब केतन को सच में पछतावा है, उस दिन मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। पर अभी आप लोग फिलहाल के लिए हमें अकेला छोड़ दें, नरेश जी ने कहा। चलो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने काम ही ऐसा किया है, मुझे माफ़ी कहाँ से मिलेगी? सही कहा केतन तुमने। तुम बार बार वही काम करते रहे जो नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें पहले मीनू से मिलने से रोका गया था तो तुम नहीं माने। विशंबर जी ने भी मना किया, गायत्री जी ने भी मना किया। रागिनी बार बार इसी बात पर टूट कर बिखरती रही कि मीनू से मत मिलो, पर तुम नहीं माने। तुम्हारे सामने मीनू की सच्चाई तक आ गई, फिर भी तुम नहीं माने। उसने सुसाइड का झूठा नाटक किया तो फिर दौड़कर उसके पास पहुंच गई। हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम सुधर गए हो? तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है। क्या पता कल मीनू फिर कुछ ऐसा करे और तुम फिर उसके पास लौट जाओ। रागिनी फिर से उसी दर्द में घिर आई। जिस दिन हमें विश्वास होगा कि तुम सच में सुधर गए हो, तब हम सोचेंगे तुम्हें रागिनी से मिलने दें या नहीं। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं तुम्हारे और मीनू के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। हाँ, मुझे भी जानना है आप मीनू के बारे में इतना सब कैसे जानते हो। आपको कैसे पता चला? मुझे मीनू की सच्चाई पता चल गई है। हमें सब पता है केतन। अगर पहले से ही हमने अपने कान और आंखें खुली रखी होती तो आज रागिनी की ये हालत नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है केतन, मीनू ने सच में सुसाइड करने की कोशिश की थी? नहीं, ये वीडियो देखो कैसे डील कर रही है मीनू। अब समझ में आया मीनू किस कदर तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी। ये वीडियो पीयूष ने भेजा था। उसे पता था मीनू आसानी से चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ खुराफात तो करेगी। इसी कारण वो और विनय मीनू की हरकतों पर नज़र रख रहे थे। पर नरेश जी पीयूष के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती तो मेरी रही, जो मैंने रागिनी की पढ़ाई पूरी नहीं होने दी और जल्दी ही उसकी शादी कर दी। काश मैंने इतनी जल्दबाजी नहीं की होती तो रागिनी को तुमसे बेहतर जीवन साथी मिला होता। चले जाओ यहाँ से केतन। गायत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कर दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। मुझे इस तरह आपको मना करना अच्छा नहीं लग रहा। आपको अपने पोते का मोह यहाँ खींच लाया है। पता तो आपको बहुत दिन पहले ही चल गया था, पर एक बार भी फ़ोन करके रागिनी का हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की आपने। आज फुर्सत मिली आपको। कितना भी हो, आप माँ हैं तो अपने बेटे का भला सोचेंगी। आप सही कह रहे हैं नरेश जी, हमसे गलती तो हुई है और ये गलती कोई छोटी गलती नहीं है। केतन को उसकी गलती की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। रागिनी जहाँ भी रहे खुश रहे, उसके और उसके बच्चे को मेरा दिल से आशीर्वाद है। चलती हूँ बहन जी, गायत्री जी नीलम जी से बोली। गायत्री जी और केतन वापस लौट जाते हैं। गायत्री जी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चुप हो जाओ दीदी, बीमार हो जाओगी। हो जाने दे छोटी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था अपने बेटे का घर टूटता देखूंगी।
कितने चाव से रागिनी को बहू बनाकर लाई थी। क्या पता था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। उधर रागिनी अपनी चाची के साथ अपने बेटे यश को टीका लगवाने गई थी। घर वापस आकर रागिनी देखती है कि उसके पापा किसी बात की टेंशन लिए बैठी हैं। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ कुछ हुआ है क्या? कहाँ? नीलम जी बोली। वो पापा पता नहीं किस सोच में बैठे हैं। उन्होंने अभी तक हम लोगों को देखा भी नहीं तो तुरंत यश को ले जाते थे। अरे वो ऑफिस का कोई फोन आया था, तब से ही कुछ सोच रही हैं। सब बढ़िया है बेटा, तू चिंता मत कर, नीलम जी हड़बड़ाकर बोली। नैना ने नीलम जी के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। दीदी सर दर्द हो रहा है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियोगी? अरे तू बैठ, मैं बनाकर लाई। नीलम जी रसोई में चली गई। पीछे पीछे नैना भी रसोई घर में पहुँच गई। दीदी सच सच बताइए क्या हुआ? आप भी परेशान दिख रही हो। कुछ तो हुआ है। नीलम जी नैना को सब बता देती हैं। आप चिंता मत करो दीदी, सब अच्छा होगा। कल सुबह ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। रागिनी के सब दुख यहीं रह जाएंगे। रागिनी अब एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। अब जो वापस आएगी वो एक नई रागिनी होगी, जो जिंदगी की चुनौतियों का डट कर मुकाबला करने की हिम्मत रखती होगी। जानती हूँ नैना, मैंने रागिनी को जन्म दिया है, पर प्यार तुमने मुझसे कहीं ज़्यादा उसको दिया है। रात को सब खाना खाकर सोने चले गए। नरेश जी एक बात पूछूं? हाँ नीलम जी पूछो ना। आपने गायत्री बहन को रागिनी से मिलने क्यों नहीं दिया? आपने झूठ क्यों बोला कि रागिनी कहीं दूर चली गई है? बेचारी कितनी आस लेकर आई थी। रागिनी की भलाई के लिए झूठ बोला था। नीलम जी, अगर आज रागिनी केतन और गायत्री जी से मिल लेती तो शायद उसका यहाँ से जाना मुश्किल होता। वो यहाँ से नहीं जा पाती क्योंकि वो केतन से अभी भी बहुत प्यार करती है। केतन भी उससे प्यार करता है, पर वो अभी तक उसके प्यार की सच्चाई को समझ नहीं पाया। इसीलिए अभी उनका नहीं मिलना ही बेहतर है। केतन को फील होना चाहिए कि रागिनी उसकी जिंदगी में क्या जगह रखती है। और फिर रागिनी हमेशा के लिए तो जा नहीं रही है, कुछ दिनों की ही तो बात है। नई जिंदगी में रहकर नई नई चीजें सीखेगी मेरी बेटी। जिंदगी को नई तरीके से जीना सीखेगी, जो आगे उसके लिए बेहतर होगा। मैं उसका बुरा नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ रागिनी को प्यार मिले, उसकी जिंदगी में ठहराव आए, पर सबसे पहले वो कुछ बन जाए। मैं जानता हूँ उसकी जिंदगी, उसकी खुशियाँ केतन है, पर वो अभी केतन से मिल नहीं सकती। केतन को अभी इंतज़ार करना होगा। ये दिखाना होगा कि वाकई में वो रागिनी को अपनाना चाहता है। रागिनी को भी मजबूत बनना होगा। रो रो कर जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। ये तो आपने सही कहा नरेश जी। अगर रागिनी नादान नहीं होती तो आज ये नौबत नहीं आती। दीदी चलिए खाना खा लीजिए। तो खा ले छोटी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है दीदी? आपको अभी अपनी दवा भी तो लेनी है। आप इतनी जल्दी हार मान गई? आपने तो अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो भगवान आपको इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? आप चिंता मत करो, मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही आपको बहू और पोते दोनों का सुख मिलेगा। फिर हम सब साथ रहेंगे। और आप ये चाहती हैं जब आपकी बहू आए तो हम सबको डांट लगाए, हमने आपका ख्याल नहीं रखा, है ना दीदी? चलो अब जल्दी से खाना खाकर दवा खा लो। मेरा मन नहीं है छोटी, बेकार की जिद मत कर। मौसी जी उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। केतन देखो दीदी खाना नहीं खा रही है। अगर उन्होंने समय पर दवा नहीं ली तो फिर से वही प्रॉब्लम हो सकती है। अब तुम ही चलकर समझाओ दीदी को। अब रीटा भी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अकेली कैसे संभाल पाऊंगी? मौसी जी आप चलिए, मैं आता हूँ। केतन भी अनमना अपने रूम में लेटा हुआ था। माँ क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रही? आप मेरी गलती की सजा खुद को क्यों दे रही हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, पर मैं तुमसे ये वादा करता हूँ मैं जल्दी तेरे पोते और तेरी बहू को वापस लेकर आऊँगा। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा सर नीचा हो। चलो अब कुछ खा लो। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। गायत्री जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप खाना खा लेती हैं और दवा खाकर सोने चली जाती हैं। अब केतन धीरे धीरे गंभीर इंसान बन गया था। दिन रात सिर्फ काम ही काम में लगा रहता। सक्सेना ग्रुप अब इंडिया के बाहर भी अपनी जड़ें जमाने लगा था। रागिनी भी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगी थी। यश 4 साल का हो गया था।
केतन की कार्बन कॉपी यश बहुत शरारती बच्चा था। रागिनी आईटीसी की जिस कंपनी में जॉब करती थी, उसी कंपनी में केतन को भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, मिस्टर रॉबिन के साथ आज मेरी मीटिंग फिक्स है। क्या आप बता सकती हैं उनका कैबिन किधर है? यस सर, 17th फ्लोर पर सीधे जाकर लेफ्ट में रूम नंबर 101। सर, इस समय मीटिंग रूम में आपका ही इंतज़ार कर रही हैं। आज की इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 8 में, जहां हम देखेंगे कि 5 साल के बाद जब रागिनी और केतन का होगा आमना सामना, तो कैसा होगा उन दोनों का रिएक्शन। तब तक के लिए मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ बनी रहें। थैंक यू।